नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज हम भारत के संविधान इतिहास की सीरीज के रूप में हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेजी भारत के अंदर जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ये भारत के अंदर राजस्व संघीय संबंध सुधार के आधारभूत स्तंभ है और उसको लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि 1765 ईस्वी के बाद में बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी काफी मजबूत हो गई थी और उनको काफी सारी एक तरह से धन मिला था और इस धन की वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कर्मचारी है वो एक तरह से जो एम्प्लॉय है भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए थे। और ये जो रिपोर्ट है इसके ऊपर निगरानी बढ़ाने के लिए, उसको जवाबदेह बनाने के लिए जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने 1772 में एक गुप्त कमेटी का निर्माण किया था। उस गुप्त कमेटी ने जो लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा निर्धारित थे एक रिपोर्ट तैयार किया। उस रिपोर्ट के आधार पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। उस रेगुलेटिंग एक्ट के जो उद्देश्य है वो इस प्रकार है कि कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। यानी भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी कर रही थी उनको ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाया जाए। फिर कंपनी की जो संचालक समिति है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर काफी एक तरह से आमूल परिवर्तन करना। उसका कंपनी की जो राजनीतिक अस्तित्व, पहले व्यापारिक अस्तित्व था, अब राजनीतिक अस्तित्व को ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश सरकार द्वारा एक तरह से इनको मान्यता प्रदान की गई और एक सरकार है वो उनके पीछे खड़ी रही। इसीलिए इसमें जो रेगुलेटिंग एक्ट में इसी तरह से प्रावधान इसमें चेंज की गई। जो प्रावधान वो इस प्रकार है, सबसे पहले कि अब डायरेक्टरों को कहा गया कि जो भी आप कार्य करेंगे वो ब्रिटिश सरकार को अवगत कराएंगे। दूसरा ये है कि इसके अंदर जो वोटिंग अधिकार के अंदर डायरेक्टरों को जो चुनाव होता था, इलेक्शन होता था, उस इलेक्शन मेथड के अंदर चेंज कर दिया। पहले इलेक्शन मेथड के अंदर जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे जिसमें मिनिमम 500 रुपए थे उनको वोटिंग का अधिकार दिया गया। अब 500 रुपए की जो लिमिट है वो खत्म करके 1000 पाउंड की लिमिट तय कर दी गई। 1000 पाउंड वाले को वोटिंग अधिकार दिया गया। उसके साथ ही इसके अंदर एक और फेरबदल किया गया कि भारित मतदान। भारित मतदान का मतलब यह होता है कि कंपनी में जो जितना पैसा लगाएगा, आसान भाषा में कहा जाए तो जो जितना पैसा लगाएगा, जिसका जितना धन लगेगा उसको उतना ही वोटिंग का अधिकार मिलेगा। जैसे अगर किसी ने 3000 पाउंड कई राशि या शेयर होल्डर है उनका, तो उनको 2 मत देने का अधिकार था। और किसी का अगर 6000 पाउंड का शेयर होल्डर है या हिस्सेदार है तो उनको 3 मत देने का, और किसी का 10,000 पाउंड से ऊपर के है तो उनको 4 मत देने का अधिकार है। इस तरह से जिसकी जितनी हिस्सेदारी थी उसको उतना दिया गया। फिर है इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो संचालक मंडल था उनका कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया और ये निरंतर गति से कार्य करता रहे। इसलिए प्रतिवर्ष 127 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते थे और इस 127 सदस्यों की जगह नए 127 सदस्य नियुक्त होते थे। फिर है अगला बिंदु, जैसा कि आपको पता है कि 1765 के बाद कंपनी में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था। बंगाल से अपूर्व उन्होंने धन संपदा इकट्ठा किए थे। इस वजह से ब्रिटिश सरकार ने कह दिया कि अब आपको बिना लाइसेंस व्यापार करने की अनुमति नहीं होगी, यानी कि आपको व्यापार करना है तो ब्रिटिश सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगला है जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। उनका मुख्यालय कलकत्ता कोर्ट विलियम में रखा गया और इस सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर इस प्रकार था कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाबेथ हट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और उनको कंपनी के कर्मचारी और सम्राट की सेवा में लगे कर्मचारी को प्राथमिक और अपील के सुनने का अधिकार प्रारंभ था। सर एलिजाबेथ हट के मुख्य न्यायाधीश। फिर एक और इसके अंदर बदल किया गया, प्रशासनिक मंडल कह सकते हैं, जिसमें एक गवर्नर जनरल तथा 4 पार्षद थे। इसमें ये सभी नागरिकों सैन्य प्रशासन मंत्री थे तथा निर्णय बहुमत का था। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था।
और जैसे ही सब परिषद गवर्नर जनरल, इसमें 4 जो पार्षद हैं, जो क्लेवेरिंग मॉन्सन पवेल, फिलिप फ्रांसिस को लंदन से भेजा, और जो पहले से भारत में वारेन हेस्टिंग्स हैं उनको यहाँ का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कई सारी किताबों के में इसको भारत का प्रथम गवर्नर कहते हैं। इसका मतलब यह है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इनको जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासित जो क्षेत्र था, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दिए, परंतु कानूनों को लागू करने से पूर्व भारत में सचिव से अनुमति प्राप्त अनिवार्य था। और अब जो भारत के अंदर जो ब्रिटिश थे, इस सभी को बंगाल के अधीन लाया गया और इसका एक तरह से बंगाल में जो कलकत्ता के इसका मुख्यालय रखा गया और इसका जो गवर्नर जनरल है वो पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार का प्रदान हो गया। और जितने तो उस वक्त आपको मालूम है कि 3 प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, और 3 को एकत्रित करके एक गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया। तो थैंक यू दोस्तों, आप इन्हें अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।